जय हिंद जय भारत। हम लोग ज्ञानचंद यादव प्राचीन भारत कर रहे हैं, उसी में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और प्राचीन भारत में हम कर रहे थे शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। हमने संप्रदाय कर लिया था, फर्स्ट पाशुपत संप्रदाय कर लिया था, फिर ये ब्रैकेट वाला पढ़ लिया था। अभी हम कर रहे हैं सेकंड जो संप्रदाय, वो है कपालिक संप्रदाय। शुरू करते हैं। तो जी हम करते हैं कपालिक संप्रदाय। यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुसार सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालामुख संप्रदाय। कालामुख का शाब्दिक अर्थ काले मुख वाले हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी आदिवादी व भयंकर प्रकृति के थे। ठीक है भाई। अति मार्गी होने के कारण ही शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन जल सुरापान करते व शरीर पर भस्म लगाते थे। नेक्स्ट लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे। उसे चांदी के सम्मुट व्रत में डिब्बिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज व उसके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। वसु पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। कुछ इतिहासकार एकांत रमैया को इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीर में शैव धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ। यह शुद्ध से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी है। इसमें ज्ञान व ध्यान को परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया है। इस त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। आगे स्पंदन शास्त्र। इस शाखा के पहले दार्शनिक और कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक वसुगुप्त थे। इस संप्रदाय के दो प्रधान ग्रंथ शिव सूत्रक व स्पंदन कारिका माने जाते हैं। आगम शास्त्र देखें तो इसके अंतर्गत 3 तत्वों ब्रह्म में पशु पति पाश की कल्पना की गई है। आगे भिग्घा शास्त्र। इसके प्रवर्तक रोमानंद थे और इसकी रचना का नाम शिव दृष्टि है। ये सब कुछ शिव को मानते सब कुछ क्या है, शिव है, इनका मानना था। आगे जो आता है ना संप्रदाय, वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और इस संप्रदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों ब्रट में मत्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, कणफानाथ, गिग्गीनाथ, भरथरीनाथ, रेवनाथ, चपटीनाथ, नागनाथ को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मत्येंद्र नाथ के ग्रंथों कोलज्ञान निर्णय और अकुल वीरतंत्र में इस सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। आगे जो है हमारा वह सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अक्कू है तथा उसकी शक्ति का नाम कुल है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में इस साधना का समस्त कार्य स्त्री को साथ रखकर संपन्न किया जाता है। मत्येंद्र नाथ की यह साधना व्रजयानी बौद्धों की साधना के समतुल्य है। इसलिए मत्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में माना गया है और तिब्बत में इन्हें सिद्धलुईपाद के रूप में जाना जाता है। बाबा गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में नाथपंथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य बाबा गोरखनाथ ने किया। उन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया और कहा कि इनके संयोग व संसर्ग से साधना संभव नहीं है। इन्होंने सच्चरित्रता व जीवन की पवित्रता पर बल दिया। इनके अनुसार शिव की परमतव है। इनके अनुयायी अलख निरंजन का उद्घोष करते हैं और कान छेद कर कुंडन पहनते हैं, जिन्हें कर्णफटी योगी कहते हैं।
आगे शाक्त धर्म कौन सा था? शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहा जाता है। शक्ति का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में माता देवी की पूजा में दिखाई पड़ता है। शाक्त उपासना गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। पूर्व मध्यकाल में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय थी। अधिकांश मंदिर इसी युग के बने हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट के पास 64 जोगनी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ये शाक्त धर्म से संबंधित है। 64 जोगनी का मंदिर है जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट के पास। और ये करंट इशू भी है, अभी इसे अच्छे से करना, ठीक है। आगे प्रतिहार महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी कांचन देवी अम्बा नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट अमोघवर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। कल्लड़ की रात रंगनी से पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के निमित्त गोंड नरेश के अनुयायी कश्मीर आए थे। अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण देता है। ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा में पार्वती को जगत जननी कहा गया है। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिला वरना काली और सिंहवासिनी देवी के प्रचंड रूप की पूजा कपालिक और कालामुख जैसे गौरपंथी संप्रदाय के लोग करते हैं। आगे शाक्तों के दो वर्ग। फर्स्ट है कोलमार्गी पंचमकार व्रत में मग मास मत्स्य मुद्रा मैथुन की उपासना करते हैं और इसमें नाम मैं से प्रारंभ होता है। तामस साधक भौतिक आधार पर इनका अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। आगे सम्याचारी, ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी के 9 योगिनी का व्रत बनाकर उनके मध्य में एक योनि का चित्र लिखकर चक्र खींचकर योनि का चित्र खींचकर चक्र बनाया जाता है। इसे श्री चक्र कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। अब हम एक न्यू पार्ट शुरू होता है, महाजनपद प्राक मौर्य काल, ठीक है, सेकंड नगरीकरण। तो शुरू करते हैं हम द्वितीय नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में किया है। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों को बताया है। फर्स्ट है शासक वर्ग का उदय, सेकंड है धर्म का प्रचलन, थर्ड है इमारतों का स्तर, फिर है मुद्रा का प्रचलन, फिर है व्यापार वाणिज्य का विकास, फिर है लेखन कला लिपि का ज्ञान, फिर है कर व्यवस्था वैज्ञानिक प्रगति, उत्पादक वर्ग की प्रधानता। 6वीं शताब्दी में गंगा जमुना दोआब के क्षेत्रों में उपरोक्त तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ा, इसलिए इसे भारत की सेकंड नगरीकरण कहा गया। प्रथम नगरीकरण कांस्य युगीन बेड में सिंधु सभ्यता थी, जबकि सेकंड जो नगरीकरण था ना वो लोहा आधार था इसका। सबसे पुराने सिक्के 5वीं शताब्दी ईस्वी सदी के और इसे पंचमार्ग बेड में हाथ सिक्के कहते हैं। जो मूलतः चांदी के होते थे और हाथ सिक्के जिनको बौद्ध साहित्य में करशापन बौद्ध साहित्य में इन सिक्कों को चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया है? करशापन कहा गया है। क्या कहा गया? करशापन कहा गया है। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में हुआ था, जिससे व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार हुआ। महाजनपदों का उदय, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये महाजनपद। जय सिंधु व झेलम नदियों के बीच जो तक्षशिला जो था ना, जय सिंधु व झेलम नदियों के बीच अवस्थित है और इस नगर के संस्थापक राजतक्ष थे। कौन थे? राजतक्ष थे। बाल योग विशेषज्ञ जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए थे और प्रसिद्ध आचार्यों में कौटिल्य, चरक व पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। ठीक है, आगे जो है 16 महाजनपद व राजधानी 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में मिलता है। वाह भी वाह, जितनी सीधे स्टेटमेंट आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखना भाई 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ना
वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है। अब जो लिच्छवी के बारे में बताया गया कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे राजगृह के बारे में बताया जा रहा है कि यह जल दुर्ग है। जल दुर्ग यानी गंगा प्लस गंडक प्लस सोन नदी से घिरा हुआ है। और फिर बताया जा रहा है पाटलिपुत्र के बारे में, जो पहाड़ी दुर्ग था। पहाड़ी दुर्ग 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बराह, वृषभ, ऋषिगिरी, चेतक्य और विहार। फिर नीचे गण शब्द का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिनके कई सदस्य हों। गणतंत्र शब्द का उदय गण शब्द से हुआ है। गणतंत्र का अर्थ एक से अधिक लोगों का शासन। इसका प्रयोग वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था के लिए होता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा है? पाटलिपुत्र, 221 ईसा पूर्व। 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? मगध, कौशल, वात्स्वर, अवंती। अशमक एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। महाजनपदों को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अगुत्तर निकाय में भी है। भगवती सूत्र की सूची और अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर है। दोनों सूचियों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी व कौशल 6 महाजनपद समान रूप से उल्लिखित हैं। मालवा की पहचान अवंती से, मौली की मल से की गई है और शेष महाजनपद नए हैं और ये राज्य सुदूर पूर्व और दक्षिण में स्थित थे। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। फर्स्ट है राजतंत्र। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था और सेकंड गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण ब्रैट में संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल थे। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इन महाजनपदों को गणतंत्र कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। प्रत्येक को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। आगे महाजनपद 16 महाजनपद। फर्स्ट देखते हैं वत्स। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद व बांदा जिला। और शासक देखे तो उदयन, बुद्ध का समकालीन। विवाह देखे तो चंड प्रगोद की बेटी वासवदत्ता से। क्षेत्र देखे तो गंगा जमुना के निकट। उल्लेख देखे इनका वास द्वारा रचित स्वपन वासदत्ता नाटक में विवरण है इनका। ठीक है। इनका विवरण वहाँ से मिलता है। 7वीं सदी में थानेश्वर के राजा हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ प्रियदर्शिका व रत्नावली में राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभी उल्लेख मिलता है इनका। ठीक है। बौद्ध शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित किया। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में विलय किया गया। कहाँ पर विलय किया गया? मगध में विलय किया गया। आगे अशमक। राजधानी देखे तो प्रतिष्ठान, पेथान, पोटन, पोटली। संस्थापक देखे तो राजा मुलक द्वारा। इक्ष्वाकु वंश। क्षेत्र देखे तो गोदावरी नदी का दक्षिणी भाग में विस्तृत क्षेत्र। विशेष देखे तो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था अवंती। आगे की अवंती ने अशमक को जीत लिया। आगे काशी। राजधानी देखे तो बनारस, राजा बानर के नाम पर। संस्थापक देखे तो द्रिवोदास। शासक देखे तो बृहदत्त, बाद में अजातशत्रु। और फिर क्षेत्र देखे तो वरुणा प्लस 80 नदी के मध्य का क्षेत्र। विषय देखे तो दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। विवरण देखे तो काशी का सप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। जी ब्रैट में देखते क्या है? राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताया गया। राजतंत्र में देखे तो भाई इसमें राजा का अध्यक्ष राजा होता था और इसमें राज्यों का शासक राजा ने होकर संघ द्वारा होता था। राजतंत्र का संचालन एक व्यक्ति द्वारा होता था और इस गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। प्रजा से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार राजा को होता था और गण के गोत्र का प्रत्येक प्रधान जो राजन कहलाता था। जहाँ एक नियमित व केंद्रीकृत सेना होती थी और जहाँ प्रत्येक राजा
छोटी सेना रखता था। ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव दृष्टि गोचर होता था और ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव नहीं होता था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है काशी, तो ये हमने कर लिया था। आगे 16 महाजनपद में उनकी राजधानी है, तो देखते हैं। वर्तमान नहीं करेंगे, वर्तमान हमें समझ में आ जाएगा वैसे, और राजधानी करेंगे सिद्धि। अंग वर्तमान में बिहार में था और इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है। मगध देखे तो वर्तमान में बिहार में था और इसकी राजधानी देखे तो गिरिब्रज, जहाँ राजगृह, तत्पश्चात पाटलिपुत्र, 3 हुई थी इसकी। काशी की देखे तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राजधानी देखे तो वाराणसी, जो काशी के नाम से जाना जाता है। 4 है कौशल, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में था और इसकी जो राजधानी थी वो अयोध्या महाकाव्य काल में, श्रावस्ती बेट में, सहित महत बोध काल में। वत्स से देखे तो उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी यमुना तट पर बसा आधुनिक कौशल। और जयंती देखे तो वर्तमान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में अभी बुंदेलखंड एरिया है। और सोथीपति, जहाँ सुक्तिमती के नाम से प्रसिद्ध है। आगे कुरु, जो वर्तमान हरियाणा में है। कुरु वर्तमान हरियाणा में है और इसकी जो राजधानी देखे तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ तथा इक्ष्वाकु का कुरु राजधानी के रूप में उल्लेख हुआ है। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है वह पंचाल, तो वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। इसकी जो राजधानी देखिए, उत्तरी पंचाल की राजधानी है क्षेत्र बरेली। दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पीपल्ले है, यानी कन्नौज में। मत्स्य का देखें तो वर्तमान राजस्थान में था। राजधानी देखें तो विराटनगर। ठीक है, विराटनगर थी। आगे है सूरसेन, यह उत्तर प्रदेश में था। राजधानी देखें तो मथुरा। ठीक है। आगे था अशमक, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। और नहीं, जय नर्मदा, नहीं, अशमक तो दक्षिण में है, यानी जय नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। और जिसकी जो राजधानी देखे तो पठान, या फिर गोतन, या फिर पोटली, प्राचीन प्रतिष्ठान। आगे अवंती, वर्तमान में मध्य व पश्चिमी मालवा में है। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महेश्वरी थी। ठीक है। आगे गंधार, तो पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। और यदि इनकी हम राजधानी देखें तो तक्षशिला, जहाँ फिर पुष्कलावती थी। आगे कंबोज, तो जय वर्तमान पुष्प क्षेत्र कश्मीर और राजौरी का हाजरा जिला पाकिस्तान। राजधानी देखें तो हाटन, राजपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वज्जी देखें बिहार तथा नेपाल में विस्तृत 8 राज्यों में विधेय है। वज्जी लिच्छवी, ज्ञात्रक, कुंडग्राम, उग्र, भोजी, शिवाकू, कौरव का संघ। और इनकी यदि राजधानी देखें तो वैशाली। ठीक है, वैशाली बिहार राज्य। आगे मल, और इसकी राजधानी इस जय कहाँ स्थित है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। राजधानी देखें तो 2 राजधानी इसकी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश और पावापुरी नालंदा बिहार में। ठीक है। आगे ये पूरा डायग्राम से समझाया गया है, तो हम शुरू करते हैं। मगध का समझाया गया है ना, सिर्फ मगध के समझाया गया, मगध का तो कैसे समझाया गया। तो मगध महान, एक बहुत ही, मगध के जो शासक थे वो बहुत महान थे और यह एक बहुत ही समृद्ध एरिया था और संघ था। अब इसके बारे में पढ़े तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, तीनों थी। शासक देखे तो सर्वप्रथम बिंबिसार, मगध का वास्तविक संस्थापक नहीं, बिंबिसार ने, मतलब इसका जो वास्तविक जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। वह हर्यक वंश का प्रथम शासक बुद्ध का समकालीन था। क्षेत्र देखे तो पटना, गया, वैश्य, इलाहाबाद का क्षेत्र है। उल्लेख देखे तो जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। क्या कहा गया है? सैनिक कहा गया है। विशेष देखें तो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, बाद में अन्य जनपदों का विलय कर लिया। लक्ष्य देखें तो विजय व वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना था। तो कोई भी तरीका अपनाते थे, पहले वैवाहिक संबंध हो, है ना, मतलब साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सब चलता था। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कितनी शादियाँ की थी। तो पहली पत्नी देखते हैं कहाँ से थी। तो पहली पत्नी कौशल से थी। शासक था प्रसेनजित, बुद्ध का समकालीन, अधिक समय तक शासक रहा था। और राजधानी 2 थी इसकी, उत्तरी कौशल, श्रावस्ती, बेट में उपरम, सहित महत
ठीक है। श्रावस्ती उत्तरी कौशल श्रावस्ती उपनाम इसका था सेत में है। दक्षिण कौशल देखे तो साकेत कथावती वर्तमान अयोध्या है, ठीक है। क्षेत्र देखे तो सरयू नदी का क्षेत्र। विशेष देखे तो रामायण काल में राजधानी श्रावस्ती से अयोध्या भट्ट में साकेत में स्थापित प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया, काशी दहेज में दिया ठीक है। महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन। सेकंड जो है वो है लिच्छवी शासकी जट की बहन, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ, ठीक है। वज्जी 8 कुलों का संघ। राजधानी विदोह व मिथिला। शासक चटक। राजधानी देखें तो वैशाली यानी लिच्छवी संघ। क्षेत्र देखें तो उत्तरी बिहार लिच्छवी सबसे शक्तिशाली संघ था। उल्लेख देखें तो प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। विशेष देखें तो महावीर की माँ त्रिशला देवी लिच्छवी गण की थी। किसकी थी? लिच्छवी गण की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, ये सेकंड इनकी पत्नी थी। अब तीसरी पत्नी जो इनकी थी वो पंजाब के मद्दर देश कुरु के समीप है ना, मद्दर नरेश की पुत्री क्षेमा से विवाह किया था इन्होंने, ठीक है। अब मैत्री संबंध देखिए, अवंती से थे इनके मैत्री संबंध। तो राजधानी इनकी 2 थी, उत्तरी अवंती यानी उज्जैनी, संस्थापक अच्युतगिनी गुणी, और दक्षिण अवंती देखे तो महेशमती। दोनों राजधानियों के बीच वेत्रावती नदी बहती थी। और शासक देखे तो चंड प्रगोद में बुद्ध का समकालीन। उल्लेख देखे तो बिंबिसार ने राजवेद भेजकर राजा की पीलियों से बीमारी ठीक करवाया था। विशेष देखें तो बौद्ध व लोहा कर्म का प्रमुख केंद्र। क्षेत्र देखे तो पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र। और अन्य देखे तो चंड प्रगोद महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया। मैत्री संबंध, ठीक है। मगध का राजवेद जीवक को भेजकर राजा का उपचार किया, ठीक है। अब आगे है वैवाहिक संबंध। अंग राजधानी चंपा, प्राचीन मालिनी। शासक देखे तो ब्रह्मदत्त। क्षेत्र देखे तो भागलपुर व मुंगेर जिला नगर का वास्तुकार महागोविंद। उल्लेख देखे तो अर्थवेद में अंग का उल्लेख मिलता है। विशेष देखे तो ब्रह्मदत्त ने बाटे को पराजित कर अंग का मगध में विलय अजातशत्रु शासक बना। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अंग का शासक बना, ठीक है। अब नीचे देखते हैं हम कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। वाह विवाह, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। बौद्ध धर्म समर्थक कौन थे? मतलब जो हरेक वंश था ना, इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, जिसे सैनिक भी कहते हैं, ठीक है। और पितृहत्ता पुत्र था, इसका पितृहत्ता पुत्र था अजातशत्रु, जिसे कुनिक भी कहते हैं। जब 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। इनकी माता देखे तो चेलन्ना थी, पत्नी देखे तो वाजिरा प्रसेनजित की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी की सप्तपनी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। अजातशत्रु के काल में हुई थी। बुद्ध की शिक्षा विभक्त। फर्स्ट है सुत्त पिटक, सेकंड है विनय पिटक। अब इनका पुत्र था उदयन, ये भी पितृहत्ता पुत्र था, ठीक है। 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये थे जैन धर्म का समर्थक था। जी उदयन जैन धर्म का समर्थक था। और राजधानी इसने परिवर्तन की थी राजगृह से पाटलिपुत्र पटना, जो कि गंगा प्लस सोन नदी का संगम, ठीक है। पुत्र देखें इनके तो अनिरुद्ध था, फिर मुंडक था, फिर नागदशक अंतिम शासक था इसका। सेकंड जो आता है वह शिशुनाग वंश, संस्थापक इसका शिशुनाग था। विवरण देखते हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक अयोग्य अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। राजधानी देखें तो वैशाली। काला शोक का काकवर्ण। राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगीति इसका आयोजन वैशाली में सब कमीर की अध्यक्षता में हुई। बौद्ध संघ विभक्त। फर्स्ट है स्थावीर और सेकंड है महासंगिक। अंतिम शासक नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। आगे नंदवंश यानी जैन धर्म समर्थक। नंदवंश इनके संस्थापक देखे तो
महापद्म नंद। उपाधि देखें तो एक राठ व एक छत्र, भार्गव परशुराम का अवतार, सर्व शैवातक क्षत्रियों का नाश करने वाला, मित्र व्याकरणाचार्य पाणिनि। 8 पुत्र थे भी 100 वर्षों का शासन किया था इसने। पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविशानक, दस सिद्धक, केवर्त, फिर धनानंद अंतिम शासक। सिकंदर का समकाल चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद की हत्या कर मौर्य वंश को स्थापित किया। आगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदरपेट में मकदुनिया के शासक फिलिप का पुत्र ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध, ब्रड में विदिशा का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। परंतु व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, ये मना हो गया। आगे महाजनपद से मगध साम्राज्य। ठीक है, इसका विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया। तो प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं भाई। अंग जो साम्राज्य था वो बंगाल साइड में था। फिर मगध, चैंदीवत्स, अवंती, मत्स्य, सुरसेन और कितना अच्छा समझाया गया डायग्राम से। ऐसे करते हैं हम लोग। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है कि उनकी मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो कहलाती है इनकी मृत्यु, वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। महावीर महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और उनके जन्म के 22 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 22 वर्ष बाद हुआ था ना इनका जन्म। आगे जो है वो है जब राजा अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उसे साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे भी, मगध, वत्स, अवंती, कौशल। और ऊपर पढ़ते हैं स्वपन वासवदता नाटक। ये क्या है मतलब? तो स्वपन वासवदता महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। इस नाटक का नामकरण राजा उद्यन के द्वारा स्वपन में वासवदता के दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। उद्यन वत्स राजा के राजा थे, मतलब वत्स राज्य के राजा थे। उनकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती राज्य के राजा प्रगोत थे। उनकी पुत्री वासवदत्ता थी। और यह नाटक उद्यन व वासवदत्ता के प्रेम पर आधारित है। 16 महाजनपद, 4 मुख्य महाजनपद थे। और जन छोटा होता था, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बना और फिर साम्राज्य बना। और फिर इससे एक साम्राज्य बना, वो साम्राज्य था मगध साम्राज्य। ठीक है, चैंदी के बारे में पढ़ते हैं। अभी चैंदी राजधानी इसकी सोथिवती नदी नगर है या महाभारत काल शुक्तिमती। शासक शिशुपाल महाभारतकालीन। विशेष देखें तो भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध। क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र। आगे आता है मल्ल। 2 राजधानियाँ इसकी, कुशीनगरा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश और फिर पामापुरी। महावीर का निर्माण नालंदा जिला बिहार। शासक देखे तो ओकाक और क्षेत्र देखे तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला का क्षेत्र। विशेष देखे तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कंबोज। राजधानी देखे तो हाटक राजपुर।
उल्लेख देखें तो कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ ब्रट में कृषि पशुपालन वाणिज्य व सस्ता द्वारा जीविका वाले कहा गया है। विशेष देखें तो क्षेत्र गुणों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। क्षेत्र देखें तो श्रेष्ठ गुणों के लिए प्रसिद्ध थे ये विशेष। और क्षेत्र देखें तो पाकिस्तान के रावतपिंडी व पेशावर क्षेत्र, पाकिस्तान की रावतपिंडी व पेशावर क्षेत्र जहाँ काबुल नदी घाटी क्षेत्र है। सैवना गंधार, राजधानी तक्षशिला, गंधार है राजधानी इसकी तक्षशिला है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गंधार। तो अभी हम गंधार के बारे में पढ़ेंगे। राजधानी इसकी तक्षशिला रामायण से ज्ञात भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित है। शासक देखें तो पुष्कर सारिन बिंबिसार का समकालीन। विशेष देखें तो पुष्कलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर था। क्षेत्र देखें तो पाकिस्तान के पेशावर व रावतपिंडी क्षेत्र। मत्स्य, नेक्स्ट जो बताया जा रहा है वो है मत्स्य। इसकी अवस्थिति देखें तो चंबल व सरस्वती नदी के बीच में है, ठीक है। और राजधानी देखें विराटनगर द्वारा स्थापित। शासक देखें तो राजा विराट। विशेष देखें तो पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास जहाँ पर व्यतीत किए थे। 13 वर्षों का वनवास जो था जहाँ पर क्या किए थे, व्यतीत किए थे। नेक्स्ट जो हमारा है वह क्षेत्र यानी अलवर, जयपुर व भरतपुर का सीमावर्ती। आगे सूरसेन, राजधानी मथुरा व ब्रजमंडल ब्रट में जमुना नदी के तट पर स्थित। और उल्लेख देखें तो महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। शासक देखें तो अवंतीपुत्र व भगवान कृष्ण ब्रट में यदुवंश। क्षेत्र देखें तो मथुरा के आस पास का क्षेत्र। विशेष देखें तो मेघासतनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। आगे कुरु, राजधानी देखें तो यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और फिर आगे गंगा के किनारे हस्तिनापुर, मेरठ दिल्ली व थानेश्वर। उल्लेख देखें तो महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। शासक देखें तो कौरव। विशेष देखें तो प्रारंभ में राजतंत्रात्मक किंतु कालांतर में गणतंत्रात्मक हो गया था। क्षेत्र देखें तो इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। स्रोत देखें तो जातक ग्रंथ महाभारतकालीन हस्तिनापुर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। आगे पंचाल, आगे पढ़ते हैं पंचाल के बारे में। तो राजधानी 2 है इसकी। उत्तरी पंचाल हस्तिनापुर, अहिछत्रपुर ब्रट में बरेली का वर्तमान रामनगर। आगे दक्षिण पंचाल काम्पीपल्ले ब्रट में फर्रुखाबाद। शासक देखें तो चुलामी बृहदत्त। उल्लेख देखें तो महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। विशेष देखें तो द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। कान्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। आगे पाटलिपुत्र का इतिहास। मगध शासकों ने पाटलिपुत्र का इतिहास देखें तो मगध शासकों ने गंगा, गंडक व सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम नामक एक जल दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ। हरेक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ब्रैकेट में कुसुमपुर से राजगृह स्थानांतरित किया। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने शासन किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी वह एशिया का सबसे बड़ा नगर बना। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी में जहां आए तो यह नगर खंडहर में बदला हुआ मिला था। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है जो आधुनिक बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट जो हमारा है वह बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तव के प्रमाण मिले हैं। कपिलवस्तु के शाक्य जय गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोराकोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं। गौतम बुद्ध की माता
देवदह नगर की कन्या थी। और बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। आगे सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है, जहाँ वत्सराज उद्यन का पुत्र बोद्धि निवास करता था। आगे अलकप के बुल्ली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। इसकी राजधानी बेटद्वीप में बेतिया थी। केसपुत के कलाम। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। आगे है रामगांव के कोलिय। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले से स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। आगे कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के पहचान आधुनिक कुशीनगर नामक जिले से की जाती है। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक नालंदा जिले में स्थित स्थल था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया। इसको उत्तबटक कहते थे। बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था और इस मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का स्थल था। आगे है पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। आगे वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था, जहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक अपनी पुत्री छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। मिथिला के विदेह देखें तो बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिला के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक जहाँ के शासक थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर में नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र देख के अब ये बताया जा रहा था इसके बारे में, पंचाल के बारे में। इसका क्षेत्र देखे पंचाल का तो आधुनिक रुहेलखंड, केवरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद का क्षेत्र। विशेष देखें तो शेष 5 महाजनपद में अवंती, कौशलवज्जी, अंग, मगध का विवरण मगध का उत्कर्ष नामक चित्ररेख में दिया गया है। आगे मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कीकट बेट में किराट नामक जाति व इसके शासक परमनगद का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की गई है। बृहद्रथ वंश। वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इसमें परमगद के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसुवेद उपरिचर का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती, जहाँ गिरिव्रज की स्थापना का श्रेय वसु को ही था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अतोत्कतवा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुज्य इस वंश बृहद्रथ का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट जाता है हमारा। वह कमजोर व योग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया।
इसी के साथ मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ। जैन ग्रंथों में राजगृह के 2 शासक बैठ में समुद्र विजय वैज्ञा का भी उल्लेख मिलता है। आगे हर्यक वंश, उत्तरहत्ता वंश। बृहदत्तर वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। बिंबिसार, इसका उपनाम था श्रेणीय। श्रेणीय था इसका उपनाम। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच में था जी। जैन साहित्य में से श्रेणी के कहा गया है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। राजवंशों में वैवाहिक संबंध। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चट्टक की बहन चेलना यानी छलना के साथ विवाह किया। सेकंड जो विवाह था वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। तृतीय विवाह मध्य देश ब्रड में कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ। आगे जो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीव को अवंती नरेश चंड प्रगोत की पीलिया यानी पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था जिससे मैत्री संबंध स्थापित हुए। बिंबिसार ने अंग देश के शासक बृहदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था बिंबिसार। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया गया। अजातशत्रु उपनाम था कुनिक। 494 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजित की हार हुई परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। जी हम देखते हैं मतलब ऊपर कौशल कहाँ पर था और लिच्छवी है ना, लिच्छवी गणराज्य वैशाली कहाँ पर था और फिर अंग कहाँ पर था, ये सब देखते हैं ऊपर। ये देखो अंग तो साथ में ही था, मगध के साथ में ही है। और फिर लिच्छवी जो था जो नेपाल में था, नेपाल के पास में था, ठीक है। फिर अवंती देख लो, अवंती ये रहा इधर। कौशल देख लेते हैं, कौशल कहाँ है, कौशल हाँ ये रहा कौशल, चंदी वत्स के ऊपर कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। मगध का साम्राज्य क्या हो गया, और विस्तृत हो गया। जय बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का ठीक है। जय बौद्ध अजातशत्रु जो था यह भी बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था इसने वे अजातशत्रु ने। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के समय काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी जो गुफा है ना, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन इसका उपनाम था उदयभद्र। 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व में जे रहे हैं। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने शुराभोग कर दी थी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक है ना ने क्रमवार राज्य किए। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इन पितृहत्याओं को शासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य
अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। आगे शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं अभी। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। जय बनारस के राजा का गवर्नर था। शिशु अवस्था में माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था। उसकी रक्षा एक नाग ने किया था, इसलिए शिशुनाग के नाम से प्रसिद्ध है। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की थी। काला शोक उपनाम इसका काकवर्ण था। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहे हैं। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये देख लो, कालाशोक शिशुनाग वंश जो था उसमें कालाशोक के समय में 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व के बीच में सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने शराब होकर कर दी थी। आगे महानंदिन उपनाम है इसका नंदीवर्धन। ठीक है, 366 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। बौद्धि वंश के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्र थे। इसके भद्रसेन, तो ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सर्वप्रमुख महानंदिन नंदीवर्धन था। महानंदिन के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। जो महानंदिन था ना, वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। आगे नंद वंश थर्ड वंश है, वो है नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन का वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इन्हें नंदवद यानी नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उसके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, बैठवें महापद्मनंद, पंडुक, फिर थर्ड है पंडुगति, फिर भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर गोविपाशक, फिर दश सिद्धक, फिर केवर्त, फिर धनानंद। महाबोधिवंश में उग्रसेन व पुराणों में महापद्म कहा गया है। आगे है महापद्मनंद। तो यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासन किया। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की महापद्मनंद ने। ठीक है, कौन सा वंश चल रहा है? नंद वंश चल रहा है। महापद्मनंद ने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहाँ एक नहर भी खुदवाई है ना। महापद्मनंद ने खुदवाई थी कलिंग वर्तमान उड़ीसा में है ना। वहाँ पर एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुंफा अभिलेख में दिया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा लाया था। ये महापद्मनंद वहाँ पर नहर खुदवाया भाई। ठीक है, और उसका उल्लेख कल बाद वाले शासक खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख में कर दिया, लेकिन वहाँ से एक जैन प्रतिमा भी उठा लाया। पुराणों में इसे एक छत्र व एकराट शासक है। एक छत्र या फिर एकराट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जयनंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मार कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र ने
उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। आगे जो हमारा आता है वो है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो अब हम विदेशी आक्रमण पर पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे हुआ। सबसे पहले पढ़ते हैं पारसी या फिर ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश के संस्थापक साइरस सेकंड यानी कुरुश की सेना भारत के समीप तक पहुंच गई थी, परंतु आक्रमण असफल रहा। कुरुश के उत्तराधिकारियों में प्रमुख दाराव्यू मिनट में डेरिस प्रथम व दारा सेकंड 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी और उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत बन गया। ईरानी अभिलेखों में सिंधु को हिंद नाम दिया गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ईरानी व फारसी रजत मुद्रा सिग्लोई के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य प्रारंभ हुआ। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक कहलाती थी। स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा रजत मुद्रा का अधिक प्रचलन था। ईरानी व पारसिक आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई। अब ये देख लो भी है ना, प्राचीन भारत विदेशी आक्रमण कैसे कैसे हुआ था। यूरोप से चलकर आए थे भाई मध्य एशियाई लोग, हूण लोग, ठीक है, और इन्होंने भारत पर उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। और फिर यूची 5 भागों में विभक्त थे। ये यूची की शाखा ये थी और ये आए थे यहाँ से। कुषाण आक्रमण एक शाखा, यहाँ से यूची लोग आए थे, ठीक है। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया। फिर भी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया यूनान से चलकर आए थे ये लोग, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण राजमार्ग देख लो इनका, ठीक है। पार्थिया बैक्टीरिया ऑक्सस नदी से होते हुए हूण लोग, मंगोल लोग ये आए थे भाई, उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। आगे अफगान तुर्क आक्रमण भी हुआ था भाई, ठीक है। अब इधर से देख लो 1600 ईस्वी ईसा पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। फिर 16वीं शताब्दी में डच फ्रांसीसी कंपनियां आ गई थी। फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का आगमन पुर्तगाल कंपनी में हो चुका था, है ना। मथुरा शंख क्षत्रिय, मालवा शंख क्षत्रिय, महाराष्ट्र, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण ये यहाँ से हुआ था, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह भारत का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ से अच्छे खासे आक्रमण हुए हैं। आगे हमारा डेरियस प्रथम जंदारा फर्स्ट 522 से 486 ईसा पूर्व, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। तो साइरस का उत्तराधिकारी पहले साइरस देखते हैं ऊपर, है ना। ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट। नहीं, इसमें नहीं दर्शाया गया है, लेकिन हमें पढ़कर समझ में आ जाएगा। चलते हैं नीचे। साइरस का उत्तराधिकारी कंबुजिया मिस्र अभियान में व्यस्त रहने के कारण भारत विजय की तरफ ध्यान नहीं दे सका। इसी प्रकार साइरस सेकंड व कंबुजिया द्वितीय भी भारत विजय नहीं कर सके, परंतु डेरियस ने यानी दारा फर्स्ट ने पुनः भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने 519 से 13 ईसा पूर्व के बीच सिंधु प्रदेश पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे जो है वो है बहिस्तान अभिलेख से डेरियस द्वारा गांधार प्रदेश पर भी विजय की पुष्टि होती है। इस प्रकार डेरियस ने कंबोज, पश्चिम गांधार और सिंधु प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। ये राज्य ईरानी साम्राज्य के क्षत्रपी थे, प्रांत जहाँ क्षत्रप शासन किए थे, ठीक है।
आगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप II का पुत्र था जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर चला जहाँ के शासकों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय मगध का शासक घणानंद था। उस समय जो मगध का शासक था वो कौन था? घणानंद था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध ब्रेटवें वित्सता का युद्ध लड़ा, परंतु पोरस हार गया। ब्रेटवें नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी यात्रा आरंभ हुई। वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन बगदाद चला गया, जहाँ 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये रहा सिकंदर आगमन मार्ग। देख लो भाई, खैबर दरा से होते हुए आया था ये। ठीक है, काबुल के पास है, फिर आगे पेशावर पड़ता है, फिर आगे सीधा तक्षशिला मिलता है भाई। इनके बाद सिकंदर, अब साइड में देखते हैं कि ये नीचे और भी बहुत कुछ बताया गया है। न्याकर्ष वापसी जल मार्ग, ये कैसे गया था वापस अरब सागर से होते हुए। सिकंदर वापसी मार्ग कैसे हुआ था ये भी बताया गया। सिंध का मुहाना, और फिर कैटेरस वापसी स्थल मार्ग, जो सारा अच्छा खासा बताया गया है। आगे जे नंद साम्राज्य, भारत के पहले रक्षक की कहानी। पोरस की फिल्म भी है। आगे है कि शहयार्श अथवा जरकसीस, यानी 486 से 465 ईसा पूर्व। डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी शहयार्श ने भारतीय प्रांतों पर अपना प्रभाव बनाए रखा। डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी शहयार्श ने भारतीय प्रांतों पर अपना प्रभाव बनाए रखा। उसकी सेना में भारतीय सैनिकों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया। इस सेना ने यूनान के साथ हुए युद्ध में ब्रिटेन में ईरान व यूनान भाग भी लिया था। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। आगे यूनानी यानी मकदूनियाई आगमन। तो ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना करना पड़ा। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे, और जिनको अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। भारत के विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख ब्रैक्ट में बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत बेल्ट में खैबर दरा को पार किया। निकेया विजयनगर को भारत को सबसे निकटवर्ती प्रदेश था में तक्षशिला के राजा अंबी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सिकंदर से मिला और पूर्ण सहयोग का वचन दिया। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। प्रबल विरोध किया इसने। हैंडास्पीच ब्रेट में वित्सता, आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वित्सता का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। पोरस के बाद सिकंदर ने गलोन, निकाय व कंठ जातियों को हराया। पोरस के बाद सिकंदर ने इनको हराया। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के पश्चात सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। सिकंदर के आक्रमण के परिणामस्वरूप ही भारत का पश्चिमी देशों से जलीय व स्थलीय संपर्क स्थापित हो सका।
समत सिकंदर ने अपने भारतीय विजित प्रांतों के प्रशासन के लिए फिलिप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिकंदर भारत में 19 महीने तक समय व्यतीत किया था। तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के साथ खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।